नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज पूरा देश, पूरा इंडिया ये जानना चाहता है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु जंग होने वाली है। अब आपको लग रहा होगा कि ईरान के पास परमाणु बम तो है ही नहीं, लेकिन ये संदेह, ये आशंका अमेरिका को है कि अमेरिका ने कहीं अमेरिका ये देख रहा है कि कहीं ईरान ने परमाणु हथियार तो नहीं बना दिए। अमेरिका की धमकियों के सामने ईरान सीना ताने इस तरह से खड़ा है जैसे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो, या जैसे कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ खड़ा हो, या कोई और देश जैसे कि कजाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन अमेरिका के सामने इस तरह सीना तानकर खड़ा रहना कोई मामूली बात नहीं है। यह वही ईरान है जिसे पिछले साल परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद शांत समझ लिया गया था। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है, बात बदली हुई है। इस बार ईरान ना तो डरा हुआ दिख रहा है, ना दबाव में झुकता हुआ नजर आ रहा है, और ना ही अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ओपन बैटिंग नहीं बल्कि बैकडोर गेम संभाल चुका है। सवाल सीधा लेकिन बड़ा है, क्या ईरान ने सीक्रेट तरीके से बैकडोर से परमाणु बम तैयार कर लिया है? और यही वो शक है जो आज अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा रहा है। जिस ट्रंप ने खुद को सुपर पावर का पोस्टर बॉय बताया, आज उसी ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब मिलने का डर सता रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ईरान जो है उसने परमाणु हथियार बना लिया और वो इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन अगर ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिया और उसकी खबर पेंटागन तक है, तो इसलिए अमेरिका के कदम रुके हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है, परमाणु हथियार को इस्तेमाल वाले हथियार नहीं है, ये वेपन ऑफ डेटरेंस माने जाते हैं, यानी किसी भी मुल्क के सुरक्षा की चाबी। अब देख लीजिए आप यूक्रेन में क्या हुआ। यूक्रेन ने 4-5 साल पहले अपने परमाणु हथियार निरस्त कर दिए, खत्म कर दिए। कभी यूक्रेन भी परमाणु हथियारों से लैस हुआ करता था, आपको पता होना चाहिए, शायद आपको पता हो। लेकिन जैसे उसने अपने परमाणु हथियार खत्म किए, एनपीटी में गया, देख लीजिए आज यूक्रेन की स्थिति कैसी। तो परमाणु हथियार वेपन ऑफ डेटरेंस है, और इसी वेपन ऑफ डेटरेंस का इस्तेमाल क्या ईरान कर रहा है? अगर ईरान ने जवाब दे दिया तो क्या करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू? अगर इस बार गलती हुई तो आग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं लगेगी, हो सकता है परमाणु जंग छिड़ जाए। मिडिल ईस्ट में हलचल है, ईरान के मैसेज, ईरान के संकेत क्लियर है। इजराइल की बेचैनी भी खुलकर सामने आ रही है। डर इस बात का नहीं कि युद्ध होगा, डर इस बात का अगर युद्ध हुआ तो कंट्रोल कौन करेगा। और पहली बार अमेरिका और इजराइल ताकत नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि डर की भाषा बोल रहे हैं। और यही डर बता रहा है कि ईरान ने कुछ तो बड़ा खेल दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल जैसी ताकत अभी भी ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका बारूद की ढेर पर बैठे हैं, लेकिन ईरान खौफ में नहीं है। उसकी हरकतों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई चेतावनी नहीं है ईरान की तरफ से, खतरे की आखिरी घंटी भी हो सकती है। अमेरिका ईरान को खुलेआम धमकी दे रहा है और ईरान सीना ताने आंखों में आंखें डालकर हुंकार भर रहा है। ये वही ईरान है जो कुछ वक्त पहले तक डरा सहमा था। याद कीजिए 2025 का वो मंजर जब ईरान पर अमेरिका ने अचानक हमला बोला था। लेकिन आज तस्वीर उलट है। आज डर अमेरिका और इजराइल के चेहरे पर दिख रहा है। ऐसा क्या किया खामनेई ने जिसे डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई? ईरान में पिछले साल क्या हुआ था? अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, याद होगा आपको। दुनिया ने कहा कि ईरान ठंडा पड़ गया, ईरान झुक गया, लेकिन आज ईरान का रवैया कह रहा है कि जो तुमने देखा था वो सिर्फ ट्रेलर था। इस बार ईरान बल्लेबाजी के मूड में है, यानी कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है। सीधे शब्दों में बेखौफ, बेपरवाह और बेहद खतरनाक, दोधारी तलवार की तरह। ऐसा क्यों? आइए मैं आपको बताता हूं।
ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि तेहरान ने अपने दो प्रमुख परमाणु केंद्रों इस्फहान और नतांज में क्षतिग्रस्त ढांचों के ऊपर नई छतें और कवर बना लिए हैं। प्लैनेट लैब्स पीबीसी की ओर से जारी हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह लगने लगा है कि ईरान शायद हमलों के बाद बचे हुए परमाणु संसाधनों को छिपाने या उसे फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यह जो तस्वीर सामने आई है इसे जरा फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं, जिसके नीचे ईरान की परमाणु चाल है, एक परमाणु कवर भी आप इसे कह सकते हैं, जहां मिट्टी के विशाल पहाड़ हैं। मलबे के ऊपर छत का निर्माण साफ देखा जा सकता है और सैटेलाइट तस्वीर में यह परमाणु खुलासा हो रहा है। यहां पहले से बड़ा निर्माण कार्य जारी है जो किसी भी बमबारी प्रभावित परमाणु स्थल पर देखा गया है। Military.com की रिपोर्ट बताती है कि नई छतों के कारण सैटेलाइट के लिए जमीन पर हो रही गतिविधियों को देख पाना मुश्किल है। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान ने IAEA के निरीक्षकों को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। तो क्या ईरान परमाणु बम छिपा रहा है? इसलिए ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है? ऐसे में जब IAEA ईरान में दाखिल नहीं हो पा रहा है तो क्या ऑप्शन बच जाते हैं? रिमोट मॉनिटरिंग एकमात्र निगरानी का जरिया? ईरान निडर नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंट है। तो क्या ईरान ने पिछले दरवाजे से चोरी छिपे रूस और नॉर्थ कोरिया यानी कि पुतिन और किम जोंग उन के सहारे परमाणु बम तैयार कर दिया है? और अगर जवाब हां में है तो समझ लीजिए अमेरिका इजराइल की पूरी रणनीति, चारों तरफ से घेरेबंदी सब खत्म हो चुकी है और इन दोनों देशों के बाद शायद ही कोई विकल्प बचेगा ईरान पर कार्रवाई का। बेशक ईरान किसी पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन ईरान पर भी हमला आसान नहीं होगा और यही वजह है कि वॉशिंगटन में सन्नाटा है और तेल अवीव में भी घबराहट है। इस बीच अब पेंटागन में अमेरिका और इजराइल के बीच एक बहुत सीक्रेट मीटिंग चल रही है। दुनिया भर में बात यह फैलाई जा रही है कि ईरान को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हमला किया जाए, यह बैठक में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि चर्चा इस बात को लेकर भी हो सकती है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं तो उसको काउंटर कैसे किया जाए। क्योंकि जब ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का ईरान में कोई भी हमला क्षेत्रीय युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगा, तो सीक्रेट मीटिंग में किन प्रस्तावों पर बात हुई है? जाहिर सी बात कि परमाणु हथियार का जो मुद्दा है वो केंद्र में रहा होगा। पहला प्रस्ताव, स्पेशल फोर्सेस ईरान के अंदर जाकर न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करें। दूसरा प्रस्ताव, खामनेई समेत ईरान के टॉप लीडर्स को निपटाया जाए। तीसरा प्रस्ताव, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को खत्म कर दिया जाए। चौथा प्रस्ताव, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया जाए। पांचवा प्रस्ताव, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हूती, हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट किए जाए। छठा प्रस्ताव, इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा प्रहार किया जाए। सातवां प्रस्ताव, ईरान के खिलाफ साइबर अटैक या फिर कोवर्ट ऑपरेशन चलाया जाए। आठवां प्रस्ताव, हमले से पहले यूके, फ्रांस, इजराइल, यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब को बताया जाए। लेकिन एक और प्रस्ताव है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं तो फिर उस हथियारों को कंट्रोल कौन करेगा? और ईरान ने वो परमाणु हथियार चला दिए तो फिर मिडिल ईस्ट और इजराइल का क्या होगा? बैठक से साफ है कि अमेरिका, इजराइल इस वक्त घबराए हुए हैं और इसी रणनीति पर चर्चा हो रही है कि ईरान को कैसे टैकल किया जाए। वरना आप ही अंदाजा लगाइए कि जिस ईरान जैसे देश के सामने दो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी पूरे जंगी बेड़े, डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बियों के साथ मौजूद हो, वहां अमेरिका हमला करने में इतना वक्त थोड़ी ना लगाएगा। अमेरिका इजराइल की सीक्रेट मीटिंग में अंदर जो सवाल उठा वो बहुत डराने वाला था। जानकार बताते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु जवाब दिया या परमाणु बम बना चुका है तो फिर इजराइल के पास बचने के क्या रास्ते हैं? मिडिल ईस्ट को जंग से बचाने के क्या रास्ते हैं? या तो अमेरिका यूटर्न लेके वापस लौट जाए और ईरान पर ऐसे ही चारों तरफ से घेरेबंदी करके या तो और दबाव बढ़ाए। क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार है तो यकीन मानिए अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। इस बात की आशंका और थोड़ी सी प्रबल हो जाती, कैसे वो भी बताते हैं।
ब्रिटेन में अमेरिका का परमाणु जासूसी विमान न्यूक स्निफर देखा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए मिडिल ईस्ट में एक विशाल नौसैनिक बेड़ा अरमाडा रवाना किया हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़े या तो फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से भी भयानक हमले के लिए तैयार रहे। ईरान कह रहा है कि ठीक है, आप हमला करके देखो, फिर हम बताएंगे। अब ये न्यूक स्निफर क्यों निकाला गया या क्यों पहली बार देखा गया? न्यूक स्निफर किस बला का नाम? न्यूक स्निफर, जिसे WC-135R कांस्टेंट फिनिक्स कहते हैं, यह अमेरिकी वायुसेना का खास विमान है। इसको कोड नेम में न्यूक स्निफर के नाम से जाना जाता है। इसे परमाणु हथियार जासूसी विमान भी आप कह सकते हैं या फिर परमाणु जासूसी विमान भी कह सकते हैं। यह विमान हवा में रेडियो धर्मी कणों को पकड़ लेता है, यानी हवा से ही समझ जाता है कि नीचे परमाणु हथियार है या नहीं है। और ये कैसे पकड़ता है? क्योंकि जब भी परमाणु धमाका कराया जाता है तो हवा में उसके विकिरण या फिर उसके रेडिएशन के नमूने रह जाते हैं और उसी नमूने को इकट्ठा करता है, गैस और मलबे के कणों का विश्लेषण करता है और फिर न्यूक स्निफर से पता चलता है कि विस्फोट परमाणु था या फिर नहीं था। न्यूक स्निफर यह भी बताता है कि विस्फोट किस लेवल का था, कितना खतरनाक था। इसमें कई रिमोट सेंसर लगे होते हैं। न्यूक स्निफर रियल टाइम में डेटा कंट्रोल सेंटर को भेजता है। न्यूक स्निफर को फिलहाल ब्रिटेन में देखा गया है। कहा जा रहा है कि हो सकता है ये ईरान के आसमान में दिखे जासूसी गतिविधि करते हुए। मकसद साफ है, दुश्मन देशों की परमाणु गतिविधियों को देखना, ताक झांक करना, नजर रखना, जासूसी करना। यह विमान अमेरिका की आंख और नाक की तरह काम करता है, जो परमाणु हथियार को आसमान से ही सूंघ लेता है। कहा जा रहा है खामनेई को खबर ना लगे और उससे पहले खेल हो जाना चाहिए, और यही वो जगह है जहां से कहानी पलट सकती है। क्योंकि अगर कुछ भी एक्टिविटी हुई और ईरान ने जवाब दिया तो जो होगा वो इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय होगा। सुपर पावर का ढोल पीटने वाले ट्रंप आज आत्मविश्वास में नहीं, ऐसा लग रहा है डर में फैसले ले रहे हैं। ट्रंप जानते हैं अगर ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया या ईरान ने अगर परमाणु हथियार बना लिए हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा वो उसको शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। अब चाहे अमेरिका डेल्टा फोर्स लगा ले, ट्रंप अपने लड़ाके उतार दें, यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दें, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश तैनात कर दें, ईरान ने तय कर लिया अब हमला तो करो। 2025 में अमेरिका ने झट से हमला किया था, सबसे शक्तिशाली B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। अमेरिका कह रहा है इस बार इससे भी ज्यादा घातक हवाई ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 2025 में टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका कह रहा है इस बार इससे भी घातक मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। 2025 में कुछ मिसाइलें सबमरीन से भी दागी गई। इस बार तो ट्रंप बकायदा यूएसएस अब्राहम लिंकन लेके पहुंच गए। 2025 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन इस बार ईरान की संपूर्ण परमाणु शक्ति नष्ट करने का प्लान है। अमेरिका जानता है, इजराइल जानता है कि यह लड़ाई ईरान से नहीं है, यह लड़ाई इजराइल की मौजूदगी में। अगर ईरान के पास तो परमाणु बम है तो फिर इजराइल के लिए चिंता करने की बात अभी से अमेरिका और इजराइल दोनों को शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ईरान वो करेगा जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो। मिसाइलें अलर्ट पर है, समंदर में सैन्य जहाज आमने सामने। जंग शुरू हुई तो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी, आग का समंदर बनेगा, तेल रुकेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, हर मुल्क पर असर होगा। और सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि अमेरिका इजराइल अब ताकत नहीं बैकफुट पर दिख रहे हैं। सुपर पावर ऐसा लग रहा है जैसे डर गया है। दुनिया परमाणु तबाही के सबसे करीब नजर आ रही है इस बार, जब ईरान के करीब अमेरिका खड़ा है और फिर भी अटैक नहीं कर पा रहा है। तो रक्षा जानकार मान रहे हैं कि शायद ईरान ने वो कर लिया है जिसकी उम्मीद अभी तक किसी को नहीं थी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। पूर्णिमा नाथ अमेरिका से जुड़ रही है हमारे साथ, रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, यूएसए से लाइव। बहुत स्वागत है मैम आपका। एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ओपी तिवारी सर। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर आपसे है मेरा, क्या ईरान ने परमाणु हथियार
डेवलप कर लिया है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम तक तो वो 5 साल पहले ही पहुंच गए थे, और उसके बाद से आईएईए को घुसने की उन्होंने अनुमति भी नहीं दी है। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए, हाँ देखिए देखिए, ईरान ने परमाणु हथियार डेवलप कर लिया है या नहीं कर लिया है, ये इस प्रश्न का सही एकदम से उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक बात निश्चित है कि ईरान के पास इतनी काबिलियत है कि वो बहुत कम समय में न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है। और जैसा कि आपने कहा विवेक, कि इसी वजह से शायद शायद इसी वजह से अमेरिका और इसराइल के जो 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 मूवमेंट्स हैं, जो उनके मनूवर्स हैं, वो बहुत ज्यादा सोचे समझे और बहुत बहुत डिफेंसिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन लेस जो जो उनका जो कंटेंट, ऑफेंसिव पंच कंटेंट होता है, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। साफ बात है, या तो उनके पास हथियार हैं या उनके पास इस बात की अश्योरेंस है कि अगर अमेरिका यहां पर कुछ करेगा तो उनके मित्र, चाहे वो पुतिन हो या शी जिनपिंग हो या किम हो, वो उनको हथियार या तो देंगे या मदद करेंगे। ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इस बात का डर अमेरिका और इजराइल को सता रहा है कि क्या ईरान एक न्यूक्लियर परमाणु शक्ति बन चुका है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल, देखिए, मैं कल भी इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था, जब आप इस तरीके की फोर्सेस ईरान के खिलाफ आपने ला करके वहां पर गल्फ के इलाके में आपने डिप्लॉय कर दिए हैं इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कैरियर बोर्न फोर्सेस, दे आर नॉट कैरियर्स, अकेले नहीं आते हैं, कल हमने बात की थी। तो अब उन चीजों को देखने का ये मकसद नजर आ रहा है कि जब उनके ऊपर अगर कोई इस प्रकार का हमला करने की कोशिश की गई, तो अमेरिका के पास एक, सर दे ये, हैव एवरीथिंग टू लूज। एक हाँ मिनट, हाँ सर, ये डेटरेंस, हाँ, मैं जिस डेटरेंस की बात कर रहा हूं, डेटरेंस क्या है? अमेरिका के 2 जंगी बेड़े, मतलब 2 सबसे पावरफुल कंट्री आपके बॉर्डर पर खड़े हैं। मान लीजिए कि वहां पर 2 जंगी बेड़े, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, 2 देशों की नौसेना मौजूद है। इतना पावरफुल है एक एक जंगी बेड़ा अमेरिका का। तो फिर किस बात का डिफरेंस है? पिछले साल तो B-2 बॉम्बर भेज के 2 मिनट में उड़ा दिए, उड़ा और अब दिया, उनको डर क्योंकि लग अब रहा है, सोच रहे हैं, जबकि इजराइल बगल में बिल्कुल, खड़ा है, वो चाहे तो 2 मिनट हाँ, में अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको डर लगने की दो तीन वजह मैंने बता दी आपको, कि जिस हाँ प्रकार से इसराइल का, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट, मिसाइल्स डेवलपमेंट हुए हैं पिछले इतने दिनों में, और इस बात की अमेरिका को पुख्ता जानकारी है कि पिछले 7-8 महीनों में हाँ ईरान ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है हर प्रकार की पॉसिबल डिफेंस में और इनके खिलाफ। और जो मैं कल भी बोल रहा था कि जो अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस लगी हुई हैं, दे हैव हाँ एवरीथिंग टू लूज। व्हाई दे हैव एवरीथिंग टू लूज? 4 मिसाइल भी अगर जाकर के अब्राहम लिंकन के आसपास भी गिर गई, तो इतना जबरदस्त एम्बेरसमेंट, इतना जबरदस्त ह्यूमिलिएशन होगा अमेरिका की फोर्सेस का, कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप देखोगे विवेक कि वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने इतनी घेराबंदी, ये मनूवर्स हैं, उनको साइकोलॉजिकली दबा करके और उनको कहीं ना कहीं इस नेगोशिएटिंग टेबल्स के पास लाने के लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की महत्व को वो भी समझते हैं, अमेरिका भी समझता है और सब समझते हैं, और इस बात वो जानते हैं कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या कर सकता है। तो जी। ये बात बहुत ज्यादा संभव है जो आप कह रहे हैं, कि ईरान के पास या तो हथियार बन चुके हैं, या उनके पास उन हथियारों के आने की एक रीजनेबल अश्योरेंस आ गई है, जिससे कि वो अपनी दहाड़ आज अमेरिका के मेनलैंड अमेरिका तक पहुंचा रहा, और इसलिए अमेरिका शायद होल्ड कर रहा है। ये डेटरेंस का मेन रीजन हो सकता है। एयर मार्शल ओपी तिवारी सर को क्या लगता है इस पर? आपका तिवारी सर रिएक्शन, फिर मैं पुण्य जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। ईरान के ऊपर इतने सैक्शंस लगे कि उसने एयरक्राफ्ट नहीं बढ़ा सका, उसने मिसाइल, और उसका वेरी फास्ट मूविंग बोट्स हैं 3000 से 5000 के बीच में, जिनकी स्पीड 200 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। ये जो शीन 1 जो नया डिजाइन किया है, दे आर डिजाइन टू अटैक इन अ ग्रुप। उसमें से 5000 अगर लॉन्च हो गई तो उसमें 3-4 तो अब्राहम में घुसी जाएंगी, और अब्राहम विल गेट डेफिनेटली गेट सिंक्ड। ये डर सबसे ज्यादा ये अमेरिका को डरा रहा है कि चांसेस तो ले लिया, लेकिन वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो इनका ईरान का मेन टारगेट अब्राहम ही होगा। दूसरी बात बता रहा हूं, ईरान की लिमिटेशंस क्या है इसमें? ईरान की लिमिटेशंस यही है कि फिलहाल जो अब्राहम घूम रहा है, अपने सारे रडार ऑफ करके मूव कर रहा है, तो उसको ट्रैक करना, उसका पाथ ट्रैक करना ईरान के लिए मुश्किल है, बिकॉज उसके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग मशीनरी इतनी मजबूत नहीं है।
इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि चाइना और रशिया डेफिनेटली हेल्प करेंगे। जिस तरीके से यूक्रेन को शुरू में हेल्प किया जा रहा था रशिया के अगेंस्ट, और रशिया के कई शिप्स डिस्ट्रॉय किए गए, तो ये ईरान की मजबूती है। दूसरी बात कहना चाहूंगा, ईरान के पास इतने ड्रोन्स हैं जो पहले इनके जितने कैरियर है और सबके जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा एयर डिफेंस इक्विपमेंट को। उसके बाद जो फास्ट मूविंग मिसाइल, फास्ट मूविंग क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी जो 3 से 8 मैक की स्पीड से चलती है। अगर ग्रुप में 12 के ग्रुप में आई तो अब्राहम तो डेफिनेटली सिंक करेगा। इसका एक कारण बता रहा हूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का क्या होता है, इतनी तेज मूव करती है तो फ्रिक्शन की वजह से एक प्लाज्मा का लेयर बन जाता है जिसके थ्रू यूएस की और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की इलेक्ट्रॉनिक एनवलप जो उसको अंदर नहीं घुस सकता और डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी हालत में ये जो शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्रोवाइडेड उनके पास सही इंफॉर्मेशन हो। एक ही लिमिटेशन उनके पास है, तो ये डर, ये सारी जिम्मेदारियां इनको ट्रंप को मालूम है, इसलिए ट्रंप भी एक सेफ एग्जिट देखना चाहते हैं कि इज्जत के साथ बाहर लौट सके। एक ही हालत में इनका अब्राहम बच सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब यहां पर इज्जत बचाने की सोच रहा है, इसलिए वो वेट एंड वॉच है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाकर बातचीत के टेबल पर ले आए। देखिए और बता दूं जरा, एक ही जगह बच सकता है कि यूएई का टेरेन का अगर शील्ड लेके अगर पार करे ऐसी जगह पर जहां मिसाइल नहीं पहुंच सकती है, लेकिन वो यूएई ने मना कर दिया है कि हम अपने शिप को यूज नहीं कर देंगे। ये अमेरिका की सबसे, जहां तक परमाणु बम का सवाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान 2 महीने में 3 महीने में परमाणु बम लेके बैठ गया अमेरिका की हेल्प से, तो ईरान क्यों नहीं कर सकता? और भी कई देश है जो ईरान को भी परमाणु बम दे सकते हैं। क्यों नहीं? रशिया टेक्नोलॉजी दे सकता है, नॉर्थ कोरिया टेक्नोलॉजी दे सकता है। यस, अब जब इनको तो ईरान के परमाणु बम से बहुत ही एलर्जी है, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु बम से कुछ भी नहीं था इनको। तो ये डुअलिटी है, फंसेंगे। अगर वो गलती इसीलिए नहीं कर पा रहे, अगर अटैक किया तो इनका, ईरान का नुकसान तो अवश्य होगा, लेकिन इनके लोग जो वापस जाएंगे ना, ये पब्लिक में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ट्रंप साहब यही इनको रोक रहा है कि हम आगे नहीं बढ़े और पहला अटैक ना करें। जी पूर्णिमा राज जी, तो लगता है आपकी पार्टी के लीडर ने बड़ी गलती कर दी मिडिल ईस्ट में घुस के। और लेकिन एक हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया खेत भी चुग गई है और यूएसएस अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे, उनके नाम से एक आपका जंगी बेड़ा भी है यूएसएस बुश, तो दोनों इस इलाके में घिरे हुए हैं अब। नमस्ते विवेक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड जय हिंद। जय हिंद। पहले तो मैं ये कहूँगी सर, देखिए आपको याद है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या था? इसका मतलब है जो न्यूक्लियर पावर क्लब था उनका मोनोपोली रखने के लिए उन्होंने रूल बनाया कि किसी और के पास नहीं न्यूक्लियर पावर नहीं आना चाहिए। आपके ऊपर भी सैंक्शन लगाया गया था, इंडिया के ऊपर। आज आपके पास अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होता, आप एम्बोल्डेंड नहीं होते, तो आप कहाँ होते? वो भी तो सोचिए ना। तो ये जो रूल लिखने का जो एक कहानी रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की, वो एनपीटी की साइन करने वाले कौन थे? चाइना था, रशिया था, यूएस, यूके एंड फ्रांस। उन्होंने रूल लिखा है बाकी दुनिया के लिए कि हम above everybody else, I'm going to keep the power, you can't have the power। तो ये जो एजेंडा सबको दिख रहा है। अभी इंडिया की बारे में भी अगर मैं सोचती हूँ, आपका जीडीपी अमेरिका के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप इकोनॉमी लिटरली अभी 4th लार्जेस्ट बोल रहे हो, लेकिन उसको भी ध्वंस करने के लिए लोग रेडी खड़े हुए हैं। आपके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर 3-4 साल में बनने वाला था, वो शायद नहीं बनेगा, कि दे आर गोइंग टू ट्राई टू डिटर यू फ्रॉम दैट। तो ये एजेंडा जो आपके पास, अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो आप कहाँ रहते? तो यही मैं अगर एग्जिस्टेंशियली सर्वाइवल की बात करूं, इनके हिसाब से हिस्ट्री ऑफ ईरान शुरू होता है 1979 से। दिस इज अ सिविलाइजेशनल हिस्ट्री। माना कि इस्लाम ने उसको कब्जा कर लिया, माना कि वहां पे नॉन हिजाबी, नॉन एंटी। आपने पूर्णिमा जी बड़ी अच्छी बात करी। इसको मैंने अपने अभी इसमें ओपन में भी हमने मेंशन किया था, जब मैं ओपन प्रेजेंट कर रहा था, स्टोरी कवर दे रहा था मैं। आपने भारत के एग्जाम्पल की बात की, इंडिया पर सैंक्शंस लगे और इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर हथियार नहीं होते, एनपीटी में इंडिया होता तो क्या होता। आपको उतना पहले भी जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए ना, यूक्रेन ने एनपीटी साइन किया था। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार थे ना एक समय में। यूक्रेन ने परमाणु हथियार सरेंडर कर दिए फॉर पीस, फॉर जो भी रीजन रहा उनका,
वो अमेरिका के कहने पर किया जो भी किया। उसके बाद आप देख लीजिए यूक्रेन की हालत। आज जो डेटरेंस है ईरान के सामने खड़ा होकर भी, इजराइल और अमेरिका जैसा देश अगर ईरान को नहीं इन्वेड कर पा रहा है तो सीधी सी बात है उनके पास है कुछ न्यूक्लियर टाइप का मामला, छोटा मोटा ही कुछ बना लिया हो। we will probably soon know, लेकिन यहाँ पे अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के हेडलाइंस आप देखेंगे, उनके हिसाब से ईरान तो ऑलरेडी गया है, दे कांट इवन स्टे अलाइव बिकॉज उनका करेंसी इज गॉन। लेकिन ये नहीं बात करते कि 12,485 ये नंबर जो मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ रिटन नंबर है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया, उसके ऊपर लिटरली 1150 सैंक्शंस वेयर इम्पोज्ड जस्ट बाय अमेरिका। उसमें से ओवरऑल नंबर जो आपको बताया 12,000, उसमें से एक्टिव 9,000 है उसके ऊपर। तो ये उनका एजेंडा ऐसे ही रहा है कि कंट्री को ध्वंस कर दो, इकोनॉमी को ध्वंस कर दो, अंदर से अपराइजिंग करवाओ तो उनको कंट्रोल करो। तो दिस हैज बीन द जहां जहां तेल है वहां वहां अमेरिका का खेल है। ईरान में तेल है, इट्स नॉट जस्ट तेल ना, तेल, इट्स गोल्ड, जस्ट ऑयल, नथिंग एल्स। ईरानी लोगों से डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को बहुत मोहब्बत नहीं है कि वो उनको बचाने के लिए दो यूएस फ्लीट लेके आ गए हैं, दो एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ गए हैं। वो बहुत डेमोक्रेसी लविंग भी नहीं है यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस का जो पूरा सिस्टम, वो बहुत लोकतंत्र को प्यार नहीं करते हैं कि हम लोकतंत्र से बहुत मोहब्बत करते हैं। दे जस्ट वॉन्ट फॉसिल फ्यूल, तेल, ऑयल, दैट्स इट। एब्सोल्युटली 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ आइडिया यूज करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी यूज करते, ह्यूमन राइट्स यूज करते, टेररिज्म यूज करते। अभी ईरान के ऊपर तो टेररिज्म का भी धप्पा लगा हुआ है, तो इंडिया को भी यूज करेंगे सीपीसी के हिसाब से, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। आप लिटरली बोला जा रहा है अभी आप लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम को मार रहे हो, कि यही बात, यही प्रोपेगेंडा को एम्पलीफाई करके अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया को दिखाया जाएगा और बोला जाएगा आपके ऊपर अटैक करना जस्टिफाइड है। दिस इज हाउ दे आर डूइंग पब्लिक कंडीशनिंग, मास साइकोसिस ऐसे होती है। और अमेरिका की सिचुएशन ऐसे है अनफॉर्चुनेटली, ये लोग अपना ही सोचते हैं, अब दुनिया के बारे में उनको कुछ नहीं पता। उनको लगता है कि अमेरिका इज अ सुपर पावर, अमेरिका में जो दिखाया जा रहा है मीडिया में दैट इज द बाइबल, और बाकियों का हिस्ट्री कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान की अगर बोलो, इनकी हिस्ट्री 3000 आप चिंता मत कीजिए पूर्णिमा जी, हम जैसे पत्रकार जर्नलिस्ट इधर मौजूद हैं अभी ग्लोबल साउथ में, जो इस तरफ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे साथ ओपी तिवारी जी भी प्रोटेक्ट करेंगे, अनुज माथुर जी भी प्रोटेक्ट करेंगे। आप वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं हमारे इंटरेस्ट को। और धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अमेरिका से लाइव। धीरज कौल साहब, बहुत स्वागत है आपका। कौल साहब, इन दिनों बहुत खुश हैं जिस तरह से मार्केट ने हाल फिलहाल में रिस्पॉन्ड किया है और सोने चांदी की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखी गई है वर्ल्ड वाइड। तो कौल साहब, थोड़े से अभी हमारी चर्चा इस बात में लेकर चलती रहती है, लेकिन कौल साहब आखिर क्या हो गया है? अमेरिका इसराइल को क्यों सांप सूंघ गया है मिडिल ईस्ट में? इतनी बड़ी ताकत एक छोटी सी ताकत के आगे क्यों सरेंडर मोड में खड़े हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मुझे नहीं लगता सरेंडर मोड है, मुझे जेन्युइनली नहीं लग रहा सरेंडर मोड है। पहले भी हमने इस पे डिस्कशन किया है। आई थिंक इट्स क्रिएटिंग प्रेशर टैक्टिक्स, उसको सराउंड करना। बूट्स ऑन द ग्राउंड तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन टेक्टिकल इंस्टॉलेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, दे आर फेयर टारगेट्स। और ईरान में अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनका जो अल जजीरा का भी आता है और कुछ और उनके बाइट्स हैं डिफरेंट चैनल्स अरबिक वर्ल्ड के, और सोशल मीडिया पे आई फॉलो इट लिटिल मोर देन क्लोजली बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट इन द फाइनेंस वर्ल्ड। तो वहां से भी यही दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ डेथ और अरेस्ट है वो ग्रोइंग है, और रिजेंटमेंट ऑन द ग्राउंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि अमेरिका ने एश्योर किया था कि बुलेट्स फायर नहीं होंगी, आज भी हो रही हैं। तो क्या यूएस विल रियली डू समथिंग अबाउट इट और जस्ट वेट एंड वॉच? ये एक और एंगल है जिसपे शायद अभी तक मीडिया में बात नहीं हो रही। तो वहां का जो यूथ है, जेनजी है और 40 साल से कम के लोग हैं, जो इस बेसिकली दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इस्लाम गवर्निंग द कंट्री। वहां पे बहुत लिबरल लोग पहले भी थे, अब भी हैं। वो चाहते हैं कि स्टेट और रिलीजन थोड़ा सा डिफरेंशिएट होके काम करे और पूरा वर्ल्ड, यूरोप और यूएस उनको अपॉर्चुनिटीज दे। सर, तो वहां अमेरिका का को इतने यूथ चौधरी बनने की आवश्यकता क्या है, मुझे ये बता दीजिए आप।
मैं पहले अपना 1 मिनट सेंटेंस खत्म करता हूँ। तो आप कर वहाँ के लीजिए, जो लोग हैं, आप अपना पूरा सेंटेंस खत्म कर लीजिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मुझे इस बात से एतराज है कि अमेरिका को अपनी नाक हर जगह क्यों बजानी है। हाँ, तो वहाँ वहाँ के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उनके लिए वर्ल्ड ओपन अप हो, और उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं। प्लस जो पब्लिक का दमन करना आयरन फिस्ट से, जो कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज ने पास्ट में किया है, इंक्लूडिंग चाइना। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाएं तो काफी यंग लोगों को मारा था जब प्रोटेस्ट हुआ था 2 दशक पहले। और ईरान में भी आपने देखा है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो लोग पीपल आर सिक एंड टायर्ड। पाकिस्तान और में भी वर्ल्ड नहीं है। अभी, डोनाल्ड ट्रंप एक आध फ्लीट पाकिस्तान इज इधर अ भी भेज दे डिफरेंट कराची के आसपास, पाकिस्तान इज ऑल हम हेल्प कर डिफरेंट देंगे। बीस्ट और ऑल बताइए। टुगेदर। पाकिस्तान तो एक अलग ही डिबेट हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड लेकिन मैं बार बात वापस उसी पे आ रहा हूं हाँ। कि इस टाइम एक और बड़ी ब्रह्मास्त्र वहां पे जो घूम रहा है और ध्वंस कर रहा है, वो है पब्लिक का मनी। जो पब्लिक का मनी वहां पे डिप्रिशिएट हुआ है, जो इन्फ्लेशन आई है। और अगर आप लेकिन मुझे आंकड़े सुनने में ये देखें, आया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन लो इंटेंसिटी वाला शायद डेवलप हो गया है, ऐसी चर्चा की जा रही है। नहीं नहीं, ये जो आपने बात बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 1 साल से मीडिया स्पेयर्स में आ रही है। उसे डर्टी बॉम्ब बोलते हैं, सूटकेस बॉम्ब, डर्टी बॉम्ब, हाँ, एग्जैक्टली। जो 1 माइल रेडियस से 3 माइल रेडियस में सब ध्वंस कर सकता है और एरोजलाइज पार्टिकल से डैमेज होता है। मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने जब मेडिकल स्कूल पढ़ा था तो हमारा 2 महीने की ट्रेनिंग थी इसमें कि न्यूक्लियर अगर कुछ होता है तो हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स। उसमें एक सिनेरियो, जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, आई एम श्योर इंडियन आर्मी भी प्रेप करती होगी, वो डर्टी बॉम्ब्स का होता है। बहुत छोटे होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एरोजलाइज्ड रहते हैं, हवा में उनके कण तैरते हैं, और जो डैमेज होता है 1 से 3 माइल रेडियस पे होता है। वो यूएसएसआर 1960-70 से डेवलप्ड है। अब जो आ रहे हैं वो थोड़े से और कॉम्पैक्ट हैं। और मैटर ऑफ फैक्ट विवेक जी, आपने तो बिल्कुल ही डेंजरस पॉइंट पे रख दिया, क्योंकि जब रशिया टूटा था, ये बात सही है, यूक्रेन के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्सेनल ऑफ, मैं जा चुका हूँ यूक्रेन मनी टाइम्स, ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स था, जो कि यूरोप के एश्योरेंस में उन्होंने रशिया को वापस दिया। ये भी आपकी बात सही है। लेकिन उस टाइम विवेक जी, अगर आप आर्काइव्स देखें, वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड वाज नॉट ग्लोबल वार्मिंग, इट वाज प्रोलिफरेशन ऑफ डर्टी न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स, जो कि उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये छोटी छोटी कंट्रीज से निकलने का बड़ा रिस्क था। उसमें फिर अमेरिका ने बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो इन देशों में जाके सर्वेलेंस कर रहा था। जनरल साहब शायद मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो एक बड़ा कंसर्न है कि ईरान के पास हो सकता है। लेकिन उसका भी आप तो जानते हैं मुसाद का इन्फिल्ट्रेशन कितना डीप है इस टाइम ईरान में, और वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट ऑन द ग्राउंड अगेंस्ट आयतुल्लाह इज इंक्रीजिंग विद डे बाय डे, विद आवर बाय आवर। तो लोगों का सपोर्ट अब मुझे दिखेगा दूसरी डायरेक्शन में। लेकिन ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि ये एक जेन्युइन थ्रेट है। और रही बात एक मिसाइल के ऊपर एक बड़ा पेलोड डालने वाला, मुझे पर्सनली नहीं लगता वो उस लेवल पे ईरान के पास कुछ कैपेबिलिटी अभी है। कई नहीं, मीडिया जैसे का कि अभी मानना कुछ है कि बता रहे 2 थे, से कुछ 1.5 बहुत जबरदस्त बोट्स बनाई हुई है ईरान ने जो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकती है समुद्र के ऊपर। वो बहुत फास्ट स्पीड है, उसको फिर टैकल कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको ओपी तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं लौट रहा हूं आपके। ओपी तिवारी सर। मैं कौन साहब से कह रहा था कि लोगों की परेशानियां हैं, ईरान की परेशानी ईरान को रहने दीजिए। अमेरिका कौन है देखने वाला? अमेरिका को तो कनाडा भी चाहिए, ग्रीनलैंड भी चाहिए, वहां के लोगों की परेशानी नहीं दिख रही है। भारत को देखिए, भारत का वोट जीतता, आपका वोट चाहिए था तब तक भारत वॉज वेरी गुड। जब इलेक्शन जीत गए तो पाकिस्तान के कटोरा भर दिया आईएमएफ का लेके। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लगता, जो कि टेररिस्ट स्टेट है, आपके टेररिस्ट को भी रखा हुआ था। लेकिन इनके तो ईरान का मजबूरी है। अब जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को एटम बम दिया है, वैसे और भी कई देश है जिन्होंने अगर नहीं बनाया होगा तभी पहुंचा चुके होंगे इनके पास। मैं तो बिल्कुल सहमत हुआ, ईरान के पास अवश्य होगा। वी शुड रिमेंबर 1960s का क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस, जब अमेरिका ने इटली में कुछ लगाने की कोशिश की थी, रशिया ने वहां पहुंचा दिया था, तो समझौता हुआ। ये दादागिरी आप जल रहे हैं, कब तक चलाएंगे, ये समझने की बात है। वेनेजुएला में भी खाली उसको लेके भाग चुके। मई और जून में ये सक्सेसफुल इसलिए हुए थे कि इनके जो एजेंट्स थे, सीआईए के और मोसाद के एजेंट्स थे, उनकी वजह से को टारगेट सही मिल गया, कुछ ड्रॉपिंग कर सके। उसके बाद से ईरान संभल गया और वहां के लोगों को हटा दिया, वहां को फिल्टर आउट करके खत्म कर दिया अमेरिकन जो एजेंट्स थे और उनके थे। अब ये देखिए इस बार पाकिस्तान की हेल्प लेके वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान कब तक उनको हेल्प करता है। अभी ईरान के साथ अगर लड़ाई हुई तो ईरान तो तबाह होगा ही,
इजराइल खत्म होगा और अमेरिका को इतना नुकसान होगा कि ट्रंप साहब को वहां की पब्लिक बिल्कुल माफ नहीं करेगी, और जो बॉडी में बैग्स जाते हैं वो अमेरिका को कभी विश्वास नहीं होगा। सारी दादागिरी खत्म हो गई है। ईरान ने टफ स्टैंड ले रखा है, इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट मिल रहा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए, जो चाइनीज सैटेलाइट और रशियन सैटेलाइट ही देगी। हजार न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया ने भी कुछ दे दिया होगा। तो ईरान को दबाना उतना आसान नहीं है, जो कि पिछले 100 साल में 36 देशों में अमेरिका कोशिश कर चुका है तख्ता पलटने की। लेकिन पर ईरान मिडिल को ईस्ट 1953 में परमाणु टेक्नोलॉजी देने वाला ही अमेरिका है। आज क्यों आपको तकलीफ हो रही है? जब दिया ही आपने तो आप वापस क्यों लेना चाहते हैं? मैं इस पर धीरज कौल साहब, चूंकि आपने डायरेक्ट उनको कहा है तो एक बार उनका जवाब लेते हैं, फिर मैं माथुर सर और पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूँ। धीरज कौल साहब, देखिए, ये जो पॉइंट रेज कर रहे हैं तिवारी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, ये पॉइंट यहाँ के मीडिया, यहाँ के डेमोक्रेट्स और यहाँ के बड़े विंग में होता है कि हमें क्यों दुनिया के प्रॉब्लम्स के अंदर घुसना है। ये डिबेट आज का नहीं है, मेरे पैदा होने से पहले से ये यहाँ चल रहा है। तो ये बात तो सही है कि ग्लोबल लीडर होते हुए अमेरिका कई जगहों पे चेंज ऑफ रिजीम में कथित तौर से इन्वॉल्व है और रहता है। उसके रीजनिंग अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग लोग उसे अलग दिशा से देख सकते हैं। वेनेजुएला का रीजनिंग मैं शायद आपसे डिफर करूंगा। वहां का डेफिनेटली जो रिजीम था, इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन। अभी भी जो पर्सन रन कर रहा है वो भी नहीं है। क्या वेनेजुएला की स्थिति अभी बेटर है पहले से? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, आई एग्री विद यू। लेकिन जो जो ईरान के अंदर स्थितियां हैं, देखिए, पता नहीं आप कहाँ से, जो पिछले 40 से 30 साल के अंदर जिस लेवल का रिजेंटमेंट पब्लिक में दिख रहा है, इट्स नॉट कन्वेंशनल, इट हैज नॉट बीन देयर बिफोर। कराया किसने? मुझे जो दिख रहा, अमेरिका ही ने तो कराया सर। 79 के बाद सैंक्शन नहीं लगाते तो ये स्थिति होती नहीं। ईरान के पास क्या नहीं आज की तारीख में, आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा तो उसके पास उसका क्रूड ऑयल है। वो तेल बेचकर ही सऊदी और कुवैत और बहरीन जैसा मुल्क होता, सबसे अमीर मुल्क होता, अमेरिका ने उसको तेल ही नहीं बेचने दिया। विवेक जी, एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपको मैं करोड़ रुपया भी अभी दे दूं ना, 100 करोड़ रुपया भी दे दूं, और फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना दूं, तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू कैन गो विद दैट मनी। ईरान के अंदर फ्रीडम ऑफ लिबर्टी के नाम पे नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, तो पब्लिक ये का दमन नहीं, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा कॉल सर। आप आप कह रहे हैं 1979 में कोई बाहर से लोग आकर वहां तख्ता पलट करके नहीं गए थे। उन्होंने अमेरिकी समर्थित सरकार को उखाड़ कर फेंका था इस्लामिक रेवोल्यूशन में, और अपनी सरकार बनवाई थी। ये नहीं, just because that happened doesn't mean this is the same kind of support they are enjoying or same philosophies। आज की स्थिति के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ईरान के अंदर मिसमैनेजमेंट है, बावजूद सारे रिसोर्सेज होने के, जो आपने पॉइंट आउट किया, धीरज कौल सर, आपकी बात सही है। हुआ क्यों? क्योंकि अमेरिका को इस्लामिक रेवोल्यूशन पसंद नहीं था। उन्होंने उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया, उन पर सैंक्शन, चलो सपोर्ट मत करो, सैंक्शन लगाने वाले तुम कौन होते हो भाई पूरी दुनिया में? अमेरिका को अगर अमेरिका ने ईरानियन तेल पर सैंक्शन नहीं लगाया तो आपको लगता है कि ईरान की इकोनॉमी इस तरह से बेंड हो गई होती, या ईरान घुटनों के बल पर होता, वहां का जो रुपया, वहां की जो करेंसी है वो डेड हो गई होती? आप बताइए, फ्रैंकली बताइए। आपकी बात कुछ सही है, लेकिन आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, सैंक्शंस क्यों लगे। इसके अलावा जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं उसको अगर आप कंपेयर करें, अमेरिका को तो कम्युनिज्म भी पसंद नहीं है, तो चाइना के अंदर कम्युनिज्म था, तो व्हाई डिड वी वर्क विद देम एंड मेड देम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पिछले 25 साल में? वेरी गुड पॉइंट। ये एक अलग, देखिए, ये एक अलग फाइनेंशियल डिबेट हो जाएगा, आपके पास समय कम है। नहीं सर, उसमें क्योंकि अमेरिका को डॉलर का फायदा दिख रहा था। अमेरिका ने एक ऐसे देश को चुना जहां पर सस्ता निवेश करके और अपने देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता था, इसलिए अमेरिका ने चाइना में निवेश किया। चाइना की उस समय की सरकार ने कहा कि हम आपको सस्ता लेबर, सस्ता मजदूर देंगे, आप हमारे यहां निवेश कीजिए। वरना 1980 से पहले चाइना भी कंगाल था, सड़क पर था, पाकिस्तान वाली हालत। विवेक जी, आई एम अ फॉर्मल कंसल्टेंट फॉर एआई। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं 30 सेकंड में। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा सबसे बड़ा किसको भुगतना पड़ रहा है? अमेरिका को। पेटेंट्स चोरी सबसे ज्यादा देश कौन करता है? चाइना। आज की डेट के अंदर टेस्ला, आप उठाकर देखिए, टेस्ला का स्पेस एक्स और XAI, जो 2 IPO इस साल आने वाले हैं, आई एम फॉलोइंग इट, उसके अंदर सबसे बड़ी चिंता इलॉन मस्क की यही है, जो भी हम बना रहे हैं उससे एक स्टेप पीछे चाइना कॉपी कर रहा है, क्योंकि टेस्ला का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में लगा हुआ है। तो चाइना की तरफ हाथ बढ़ाना ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं फाइनेंशियली इस बात को मानता हूं। 20 साल हमने चीप प्रोडक्ट्स एंजॉय किए, बोया पेड़ बबुलवा का तो अमुआ कहां से खाए?
एग्जैक्टली लेकिन इट्स टू लेट फॉर द गेम राइट नाउ। लेकिन लास्ट एग्जैक्टली थिंग मैं आपको बताता हूँ, अपोलो, आपको पता है कि हमने चांद में आदमी लैंड किया ना वो 2028 के अंदर। कंट्रोवर्शियल है, सुनिए सुनिए वो सुनिए, कंट्रोवर्शियल है, मैं नहीं मानूंगा। एक सेकंड, वो कंट्रोवर्शियल है कौल साहब। कौल साहब, उसमें बहुत सारी एक ऐसी सेकंड, थियरीज हैं जो ये बात प्रूव करती हैं कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, 2028 में हम लोग प्लान कर रहे हैं आर्टेमिस 2, एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हाँ चांद के साउथ पोल पे, जहां पानी है फ्रोजन, बिल्कुल जहां पे इंडिया का रोवर गया था, वहां पे बिल्कुल। हम लैंड करने का प्लान कर रहे हैं। और चाइना कर रहा है 2030 में। आप उठा के देख लीजिए, हमारा जो करंट स्टैटिस्टिक है वो दिखाता है कि 28 में हम कर ही नहीं पाएंगे। चाइना विल बीट अस टू द रेस। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर ली गई हैं, और वहां पे डेमोक्रेटिक राइट्स है नहीं। वहां पे आप एग्जैक्टली, तो 24 ये घंटे काम पॉइंट कराइए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कौल साहब। आपका असली दुश्मन यानी कि यूएसए का असली दुश्मन ईरान नहीं है, चाइना है। उसको आज सारा फोकस चाइना की तरफ और करना इंडिया का चाहिए। भी, और भारत का भी, हाँ, भारत का भी। लेकिन अगर दुनिया ऐसे देख रही है इस मामले को कि यूएसए ईरान की तरफ जा रहा है, लेकिन यूएसए ईरान की तरफ नहीं जा रहा है, यूएसए चाइना की तरफ जा रहा है, वाया ईरान होके जा रहा है। ये यहां पर यूएस चाइना इंपॉर्टेंट की है। तरफ, यूएस का फोकस माधुकर चाइना की तरफ रहना चाहिए टू कर्टेल इट। वी हैव टू सर, स्टे वो फोकस्ड ऑन है, दैट। ईरान का सबसे ज्यादा ऑयल चाइना ही जाता है। वो ईरान के ऑयल को कंट्रोल सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि चाइना के एनर्जी नीड को कर्टेल कर सके, बंद कर सके, और ऑयल पूरा खत्म और कर रशिया सके। का भी, और रशिया का भी। रशिया तो बेचता रहेगा, रशिया का वैसे भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात तो क्लियर है। रशिया पूरी दुनिया को ऑयल देगा, सैंक्शंस लगाते रहा अमेरिका, थोड़े दिन बाद वो सैंक्शंस वाली बात भी नहीं रह जाएगी जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है। खैर माथुर सर, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? वापस लौटते हैं ना इस पे, ईरान वाले मैटर पे, ईरान के बिल्कुल ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ईरान के बारे में ही आपसे बात करना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कौल साहब को एक दो बातें बता देना चाहता हूं कि अमेरिका जो है वो चाइना से डर रहा है। वेनेजुएला में क्या हुआ, वेनेजुएला के चीन के साथ किस प्रकार के संबंध से, किस प्रकार के आर्थिक संबंध थे, वो वजह थी वेनेजुएला में। पनामा में जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही कहा था कि पनामा में मैं ये करूंगा, उसकी वजह भी यही थी कि वहां पर चीन का इंफ्लुएंस बढ़ रहा था। ग्रीनलैंड वो क्यों लेना चाहते हैं? ग्रीनलैंड वो अमेरिका की सिक्योरिटी के बारे में बाद में करते हैं। पहले कहते हैं कि वहां पर चीन और रूस आकर के बैठ जाएंगे। ये जो चीज है, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी भी देश को। यूनाइटेड नेशंस हैं, आप यूनाइटेड नेशन से तो विड्रॉ करते चले जा रहे हैं, डब्ल्यूएचओ से आप अपना नाम वापस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर आप चाहते हैं कि मैं यूनाइटेड नेशंस का एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बन करके वहां पर बैठ जाऊं, चीन में जाकर, इजराइल में, वेनेजुएला में और ईरान में। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि जहां चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां वो करना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जहां पर भी इनको जो एनर्जी के रिसोर्सेस नजर आ रहे हैं, उन एनर्जी के रिसोर्सेस को कंट्रोल करने की इनकी जो इच्छा है, मेरा यह मानना है कि वही वजह है वो इनके ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। आज जो परिस्थिति है, आज इतनी बड़ी आपने फोर्स वहां पर लगा रखी है। धीरज साहब, आपको शायद पता होगा, आप इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, तो आपको शायद मालूम होगा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को एक दिन एक्टिव रखने में गल्फ में कितना $मिलियन खर्च होते हैं, वन डे। आई होप यू नोट, इतना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, उसका अर्थ, बजट, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। देखिए, मैं ये बात तब मान लेता आपकी बिल्कुल कि ये बार बार ये बात करनी पड़ेगी। आज डेमोक्रेसी अगर किसी देश में बिल्कुल नहीं के बराबर है, वो है पाकिस्तान। आज जो परिस्थिति बांग्लादेश में है, वो समझने की जरूरत है। बांग्लादेश की स्थिति आज ईरान से कहीं ज्यादा बदतर है। आप जाकर के वहां देखिए, आप उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करिए। डोंट फॉलो ओनली द मीडिया ऑफ द वेस्टर्न मीडिया विच इट इज रिफ्लेक्टिंग। आप जाके देखिए वहां क्या परिस्थितियां हैं। वहां क्यों नहीं? वहां पर क्योंकि वहां अमेरिका के इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका का इंटरेस्ट आज की तारीख में, अगर उनको ईरान को काउंटर करना है, तो पाकिस्तान को अपनी झोली में रख करके, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना करके, और पाकिस्तान की तरफ से ईरान को काउंटर करने की जरूरत है। अमेरिका इस बात को बिल्कुल सही प्रकार से समझता है कि जहां उसका इंटरेस्ट है, वहां पर पिछले एक वर्ष में 7 देशों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किए हैं, सोमालिया से लेकर के, नाइजीरिया से लेकर के, ईरान से लेकर के, इराक से लेकर के, सीरिया। और क्यों? अगर उनको यही करना है, आज डेमोक्रेसी चाइना में नहीं है, वहां करिए आप स्ट्राइक। लेट मी सी यूएस स्ट्राइक इन मॉस्को। वहां क्यों नहीं? मेरे को ये, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमजोर देशों को पहले कमजोर करा अपने सैंक्शंस के द्वारा, और फिर
उनके ऊपर इस प्रकार का रिजीम चेंज का बहाना लेकर के वहां के एसेट्स पे कंट्रोल कर लो और फिर दुनिया को फोर्स करो कि आप तेल वेनेजुएला से खरीदेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। ये जो चीज है, इस बात को समझने की जरूरत है। और आज मैं फिर बता रहा हूं कि आज की दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। अमेरिका इज नॉट द ओनली मसल अवेलेबल इन द वर्ल्ड। वो जरूर इकोनॉमिक जायंट्स हैं, मिलिट्री जायंट्स हैं, लेकिन आप देख लें वो मिलिट्री जायंट क्या कर पाया अफगानिस्तान में, वो मिलिट्री जायंट क्या कर पाया गाजा में, वो यानी कि military आप giant ये कह क्या रहे हैं कर सर कि पाया अब कोरिया शायद में। अब वर्ल्ड ऑर्डर देखिए चेंज हो चुका है, अब शायद वो वक्त नहीं रह गया जो बिल्कुल, 70s और 80s का वक्त था। मैं बिल्कुल, कौल साहब का जवाब बिल्कुल। लूंगा, लेकिन पूर्णिमा जी से जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। पूर्णिमा जी, क्या अगला मूव होगा अमेरिका का, क्या लगता है आपको? सर एक बात कहना चाहती हूँ मैं, डेमोक्रेसी की बात तो सर ने बहुत अच्छी सी बता दी, लेकिन अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, अल शरारा क्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके बैठा हुआ है सीरिया में? उसको कैसे व्हाइट हाउस में रेड कारपेट मिला है? आप डेमोक्रेसी की बात करो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुगो शावेज को निकाला था कू से अमेरिका, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मोसादेक को निकाला था अमेरिका, क्यों? अल तो शरा तो डेमोक्रेसी अलकायदा के टेररिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने तो अमेरिकी सैनिकों के गर्दन उतारे थे, बाकायदा फोटो है इंटरनेट पर, आज भी मौजूद है। इराक के जो ठीक है, from American standpoint, this human rights, democracy, peace and security is a farce. And in recent Davos speech में कनाडा की मार्क कार्नी में स्पेसिफिकली बता दिया कि हमें पता था कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर वाज पार्शली फॉल्स। अगर तुम्हें पता था पहले से तो पहले क्यों नहीं खड़े हुए? तुम्हारे घर के अंदर आगे दुश्मन घुस के बैठ गया, तब जाके तुम दावोस में जाके अच्छा स्पीच दे रहे हो। तो मार्क कार्नी दो दिन पहले तो मार्क कार्नी नहीं, उनके प्रेडिसेसर जो था जस्टिंडर कैस्ट्रूडल बोलती हूँ मैं उसको, वो तो खालिस्तान लेके सेपरेटिस्ट के एजेंडा इंडिया के लिए बैठा हुआ था। आज जो अल्बर्टा की बात आई है तब आप सॉवरेंटी की बात कर रहे हो। हाँ, आप तुम्हारा फ्री स्पीच कहाँ चला गया? ये जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है, ये हमें बात करना चाहिए। और कौल साहब, मुझे समझ आती है वो क्यों डर रहे हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए, उनको पता है हमें चुप करा जाएगा, उनको पता है हमें साइलेंस करा जाएगा, उनको कौल साहब पता आज है अकेले पड़ गया वैसे, उनको कोई पता बात है नहीं, मैं कि कौल हम साहब के साथ बोल नहीं सकते, उनको पता है हमारी यहाँ पे कैसे कौल साहब आप situation है। आगे बढ़िए, हम उठा के घर हम से आपके उठा के साथ लेके हैं। जाएंगे, हमें फ्रेम करा जाएगा, कोई कॉन्स्पिरेसी में हमें हाँ नहीं, ये डर तो है ही। अब पता नहीं अमेरिका में किसको कब कहाँ उठा के गोली मार दे, ये तो बड़ा डर लगता है मुझे। मैं तो आप लोगों के लिए, Obviously, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत चिंतित रहता हूँ, धीरज कौल के लिए, पूर्णिमा नाथ जी के लिए, और जो मेरे मित्र यूएसए में है, जो मेरे जानने वाली, मैं उनके लिए बहुत चिंतित रहता हूँ। कभी हाफ पैंट में घसीट कर बाहर ले आते हैं, कभी ठंड में कंबल भी नहीं ओढ़ने देते, बॉक्सर में बाहर निकाल के ले आते हैं, और उसके बाद गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। सर आप यूएस सिटीजनशिप की पेपर भी आप अगर दिखाओगा, फिर भी आपको वो लोग अरेस्ट करके डिटेन कर सकते हैं। वो लोग वो चिंता वाली बात बिना कोई वारंट की, ठीक है। जजेस मुझे की लगता वारंट से आपको arrest कर है, मुझे सकते हैं। लगता है कि थोड़ा सा हम अलग डायरेक्शन में चले गए। अगर अमेरिका तो ईरान में डेमोक्रेसी ही लाना चाहता है, तो इसके लिए बातचीत का भी रास्ता अख्तियार किया जा सकता है, बातचीत के टेबल पर आया जा सकता है। जरूरी नहीं कि भाई आप 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दें किसी के दरवाजे पर। अब कोई दबंग आकर मेरे गेट पर 4 स्कॉर्पियो खड़ा कर दे, बोले घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, इस घर का पेपर साइन करके जाओ। कौल साहब, कैसे कैसे काम चलेगा फिर? देखिए, मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा जो हम मिस कर रहे हैं। जो टॉक्स हैं, ईरान की तरफ से भी उनको बोला गया है कि वी आर इंटरेस्टेड इन टॉक, और यूएस की तरफ से भी इवन ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था और बोला था टीवी पे कि भाई हम वी वुड हेट टू अटैक। तो मुझे तो नहीं दिख रहा बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। लेकिन हैविंग सेड नहीं, लेकिन आपने वेनेजुएला को लेकर जो कहा था, उस बात को मैं अभी एडमायर करता हूं, वो बात सच हुई। आपने कहा था कि अभी वार्न दे रहे हैं, मादुरो के लिए वक्त है कि वो निकल जाएं, वरना अमेरिका एक दिन घुस के ऑपरेशन कर देगा। ये बात आपने कही थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और मैं यही जानना चाह रहा हूं कि ईरान पर अटैक होगा, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है कि ईरान के पास हो सकता है कि न्यूक्स हो, जो शायद वॉशिंगटन को अब पता है। देखिए, इसमें मैं एज ए एनालिस्ट आपको बताता हूं, फॉरगेट द इमोशंस। एनालिसिस हम लोग जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली 60% चांस है कि टैक्टिकल अटैक हो और उनकी स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम्स और 1-2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के आसपास डराने के लिए। लेकिन इस सब में एक व्हाइट एलिफेंट इन द रूम है। व्हाइट एलिफेंट इन द रूम है कि जो खुमैनी को वहां से हटाना और निकालना, वो एक बड़ा दूसरी दुनिया है। वो इट्स नॉट वेनेजुएला।
उनका ग्राउंड पे सपोर्ट काफी है, लेकिन क्या खुमैनी खुद अपने हाथ से निकल करके कुछ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को और अपनी इस्लामिक रिजीम को जस्ट मार्गदर्शन मंडली टाइप से साइडलाइन करेंगे? उनके खुद बेटे आना चाहते हैं, उनकी जगह बैठना चाहते हैं, उसके ऊपर एक डिबेट चल रहा है। लेकिन ये समझिए कि जो वहां पे ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो रिवोल्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर हाँ। रहे हैं, वो इनको देखना भी नहीं चाहते। मैटर ऑफ फैक्ट उनका एक छोटा विंग है जो इनके खिलाफ केसेस करना चाहता है कि पिछले 30 सालों में कितने लोगों को गायब किया गया ईरान में, कितने लोगों को टॉर्चर किया गया, उसके ऊपर भी होना चाहिए। तो उसके ऊपर एक मुझे लग रहा है बहुत बड़ा पेच फंसेगा, क्योंकि उसमें उनकी सीक्रेट एजेंसीज आ जाएंगी, आर्मी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो सॉफ्टली सपोर्ट कर रहे हैं वो भी रडार के अंदर आ जाएंगे। मुझे लगता तो है कौल साहब कोई कहीं ना बीच कहीं एक बात ये भी है कि जिस डर्टी बॉम्ब की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लो इंटेंसिटी न्यूक्स ईरान के पास शायद है या फिर ऑलमोस्ट बनने के करीब है या बना चुका है, जिसकी वजह से शायद अभी वॉशिंगटन में मीटिंग चल रही है अमेरिका और इसराइल की, और पेंटागन में भी वहां पर रक्षा अधिकारियों की मीटिंग जारी है कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। राइट। एक 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 छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, हाँ। छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। मुझे नहीं दिख रहा कि खुमानी कंट्री को लीव करेंगे। मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि वो अपनी पावर से थोड़ा नीचे आएंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग उधर आएंगे, एक मिक्स सरकार टाइप का कुछ होगा, लेकिन सब परिवर्तन लिखित में ले लीजिए इस साल होगा। चलिए, मामला ये वो पेचीदा है, चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया ये, और इसमें बहुत ज्यादा मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका कदम क्यों रुके हैं, इसके पीछे की हमने हर पॉइंट्स पर टच करने की कोशिश की, हमने बातचीत करने की कोशिश की। आप मेहमान को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।